हेलो। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। पाठ क्रमांक 6 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। जब पिछले चैप्टर में हम लोगों ने वर्गीकरण देखा था, आंकड़ों के संगठन के अंतर्गत कैसे वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले तो आंकड़ों का संकलन किया जाता है, फिर उनको वर्गीकृत किया जाता है, और जब वर्गीकरण कर लिया जाता है तो उसके बाद उसको सारणी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि जो संकलित आंकड़े हैं वो सरल हो जाए, सुविधाजनक हो जाए और संक्षिप्त हो जाए। इन्हीं को आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहते हैं। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में जो सूचना हमें प्राप्त होती है वो अपूर्ण रह जाती है, दोषपूर्ण रह जाती है, और इसके बिना हमको सही निष्कर्ष जो है वो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और 3 ढंग से हम लोग आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला तो है सारणी के रूप में, दूसरा है चित्रों के रूप में, और तीसरा है रेखा चित्रों के रूप में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सारणीयन या सारणी के रूप में कैसे आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। उसका अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, उसके उद्देश्य देखेंगे, और एक अच्छी सारणी के लक्षण को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सारणीयन का क्या अर्थ होता है। सारणीयन का अर्थ जो है वो आंकड़ों की खानों और पंक्तियों के रूप में एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। जो भी आंकड़े हमको मिलते हैं उसको खानों, कॉलम में और पंक्तियों में, जिसको कि रो बोलते हैं, उसमें एक क्रमबद्ध रूप से उनको रखा जाता है, और इसी के माध्यम से वर्गीकृत सामग्री को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और सारणीयन का उद्देश्य ये होता है कि संख्यात्मक तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए जिससे कि अध्ययन करने वाले का ध्यान अपने आप जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनकी ओर आकर्षित हो जाए। इसकी जो परिभाषा है उसको हम लोग ब्लेयर की परिभाषा को करते हैं। विस्तृत अर्थ में समंकों की खानों और पंक्तियों में क्रमबद्ध व्यवस्था को ही सारणीयन कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप लोग लिख लें और उसको याद भी कर लें। अब देखते हैं सारणीयन के उद्देश्य। सारणीयन के प्रमुख उद्देश्य जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है तुलना में सरलता लाना, अर्थात सारणियों का उद्देश्य समंकों को क्रमबद्ध ढंग में रखकर तुलना करने में सरलता लाना है, ताकि जब आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में रखा जाता है तो उनके बीच में तुलना की जा सके। दूसरा जो उद्देश्य है वो विशेषताओं का स्पष्टीकरण करना है। आंकड़ों को सारणीयन के रूप में प्रस्तुत करने से उनकी विशेषताएं प्रकट हो जाती हैं, जिससे समंक जो है वो स्पष्ट रूप से दिखने लग जाते हैं। सारणीयन का तीसरा उद्देश्य है प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाना। जब समंकों को हम लोग सारणी में प्रस्तुत करते हैं तो जितने भी हमारे प्रश्न रहते हैं अनुसंधान से जुड़े हुए, वो हमको एक ही जगह में, एक ही सारणी को देखकर ही प्राप्त हो सकते हैं। और चौथा उसका उद्देश्य है न्यूनतम स्थान। चूँकि सारणी में हम लोग व्यवस्थित रूप से जो कॉलम और रोज़ में आंकड़ों को व्यवस्थित कर देते हैं, तो इसके लिए बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है। तो सारणी की सहायता से कम जगह में अधिकतम समंकों को हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारणीयन के उद्देश्य हैं। अब हम लोग देखते हैं सारणीयन का क्या महत्व है, उसके क्या क्या लाभ हैं। तो पहला महत्व तो ये है कि ये जटिल आंकड़ों को सरल बनाता है। जो एकत्रित समंक होते हैं वो बहुत जटिल होते हैं, उनको समझ पाना बहुत कठिन होता है, लेकिन जब उनको हम लोग सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो सरल हो जाते हैं। दूसरा सरलता होती है सारणीयन में। सारणीयन के जो परिणाम स्वरूप सामग्री को ऐसे रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे कि उसको सरलता से समझा जा सके
यदि वर्णनात्मक रूप में रखा जाए तो उसको समझने में कठिन होगी, लेकिन सारणी के रूप में रखने से उसको समझने में बहुत आसानी होती है। तीसरा लाभ है तुलनात्मक अध्ययन। सारणियन के माध्यम से दो या दो से अधिक सांख्यिकी श्रेणियों की हम लोग आसानी से तुलना कर सकते हैं। उसके बाद है सांख्यिकी विश्लेषण। सारणियन की सहायता से ही सांख्यिकी का अध्ययन सरल हो जाता है और विभिन्न जो विश्लेषण करते हैं, आने वाले अध्याय में हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तब आप देखेंगे कि सारणी के आधार पर ही विश्लेषण किया जाता है। सारणी के रूप में रहने पर ही हम लोग सूत्रों का प्रयोग उचित रूप से कर सकते हैं। उसके बाद है मितव्ययिता। जब सारणियन से न्यूनतम स्थान पर समंकों को प्रस्तुत करते हैं तो उससे समय और धन की बचत होती है। तो इस प्रकार से सारणियन में मितव्ययिता का भी गुण होता है। उसके बाद छठवां जो इसका लाभ है वो है व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। सारणियन समंकों की स्तंभों और पंक्तियों के रूप में एक क्रमबद्ध व्यवस्था है और इसको वर्गीकृत तथ्यों को सरल रूप में हम लोग प्रस्तुत कर पाते हैं। उसके बाद हम लोग सारणियन के द्वारा चित्रमय प्रदर्शन भी कर सकते हैं। सारणियन के अंतर्गत व्यक्त की गई सामग्री को बिंदु रेख में, चित्र रेख में आसानी से हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद आइए अब हम लोग देखते हैं सारणियन की कुछ सीमाएं भी होती हैं, कुछ दोष भी होते हैं। जहां इसके कुछ लाभ हैं तो वहीं इसके कुछ दोष भी हैं। तो सबसे पहला दोष है कि सारणियन करने के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी व्यक्ति इसको आसानी से नहीं समझ पाते हैं। जिनको सांख्यिकी का ज्ञान होगा वही केवल सारणी को अच्छी रीति से समझ पाएंगे। दूसरा, सारणी का एक बड़ा दोष ये है कि गुणात्मक तथ्यों का अभाव रहता है, क्योंकि सारणी में केवल समंकों को दिखाया जाता है और उनका विवरण नहीं रहता। तो इस प्रकार से सारणी में हम लोग गुणात्मक तथ्यों को प्रकट नहीं कर सकते। तीसरा जो दोष है कि सारणी को पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात सारणी का प्रयोग विवरणात्मक विश्लेषण के पूरक के रूप में ही किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे एक अच्छी सारणी के क्या क्या लक्षण होते हैं या क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी बातें एक अच्छी सारणी में होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए, अर्थात जिस उद्देश्य के लिए हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं उसके अनुकूल ही हमारी सारणी होनी चाहिए। दूसरा जो लक्षण है वो है सुनियोजित और वैज्ञानिक होना चाहिए। जो भी सारणी हम बनाते हैं वो सुनियोजित, पहले से प्लानिंग करके बनाना चाहिए और वैज्ञानिक ढंग से निर्माण करना चाहिए, ताकि सामान्य व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सके। तीसरा जो है अच्छी सारणी के लक्षण में कि उसका आकार उपयुक्त होना चाहिए। आकार उपयुक्त होना चाहिए का मतलब है ना तो बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए जिससे कि सारे गुण उसमें ना आ पाए, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए जिससे कि उसको समझने में कठिनाई हो। तो इसका आकार जो है वो उपयुक्त होना चाहिए। चौथा गुण होना चाहिए आकर्षक दिखाई देनी चाहिए, नहीं तो लोगों की रुचि नहीं होगी उसको देखने में। तो इसका जो प्रस्तुतिकरण है वो आकर्षक होना चाहिए। पांचवा जो इसके लक्षण है वो है तुलना करना संभव होना चाहिए। सारणी को इस प्रकार हमको व्यवस्थित करना चाहिए कि दो श्रेणियों के मध्य में हम लोग तुलना कर सकें। छठवां है वैज्ञानिक रीति। सारणी का जो निर्माण है वो वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए और निर्माण करते समय सभी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है व्यावहारिक गणना की संभावना। तुलना करने की दृष्टि से जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर माध्य, प्रतिशत, अनुपात आदि की उचित ढंग से गणना भी करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज सारणी को देखा और वर्गीकरण भी हम लोगों ने इसके पहले देखा था। तो वर्गीकरण और सारणियन में कुछ अंतर है जिसको आप लोग को जानना चाहिए। पहला अंतर है आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है पहले, उसके बाद सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है।
पहले वर्गीकरण होता है, फिर सारणी के रूप में उसको हम लोग बनाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दूसरा अंतर है कि वर्गीकरण सांख्यिकी विश्लेषण की एक रीति है, जबकि सारणीयन जो है वो आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण की एक रीति है। तीसरा अंतर है वर्गीकरण में समंकों को वर्गों और उपवर्गों में बांटा जाता है, जबकि सारणीयन में स्थायी शीर्षकों और उपशीर्षकों में प्रस्तुत किया जाता है। वर्गीकरण में प्रतिशत, अनुपात आदि का प्रयोग नहीं होता, जबकि सारणीयन में इनका प्रयोग किया जाता है। वर्गीकरण में समंकों को उनके समान और असमान गुणों के आधार पर वर्गों में बांटा जाता है, हम लोग देख चुके हैं पिछले अध्याय में, जबकि सारणीयन में उन तथ्यों को स्तंभों और पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में आज हम लोगों ने सारणीयन का अध्ययन किया। अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, सारणीयन के उद्देश्य क्या हैं, सारणीयन का महत्व भी देखा, एक अच्छी सारणी के लक्षण को भी देखा और वर्गीकरण और सारणीयन में अंतर भी देखा।